हेलो एवरीवन। तो आज मैं द रिडेम्पशन ऑफ ऑल नॉटिंघम मांगा के अगले कुछ चैप्टर्स को एक्सप्लेन करने वाली हूँ। तो पिछले चैप्टर के एंड में हमने देखा था कि मडालिन और इयान की दूसरी जिंदगी में वॉर शुरू हुए 2 साल बीत चुके थे और इन 2 सालों में इयान और मडालिन खतों के जरिए एक दूसरे से बातें किया करते थे। ये देखकर इज़ाबेल मडालिन से पूछती है कि वॉर खत्म होने के बाद मडालिन क्या करेगी। क्या वॉर के बाद उसका किसी से शादी करने का कोई प्लान नहीं है? क्या वो ऐसे ही खतों के जरिए ही उसके भाई से सिर्फ बातें ही करती रहेगी? पर मडालिन इज़ाबेल की किसी भी बात का कोई जवाब नहीं दे पाती है। वहीं इन 2 सालों में वॉर के दौरान लगातार लड़ाइयां लड़ते लड़ते जख्मी सैनिकों और इतनी सारी डेड बॉडीज को इतनी बुरी हालत में देखकर अब तक इयान की भी हिम्मत टूटने लगी थी, जिसकी वजह से वो अकेले एक जगह पर खड़े हुए रो रहा था। प्रेजेंट में मडालिन एक पेशेंट को व्हीलचेयर में हॉस्पिटल के बाहर बगीचे में लेकर आती है। बाहर आने पर वो सैनिक मडालिन से कहता है कि जब भी वो ऐसे बाहर टहलने के लिए आता है तो उसका मन करता है कि अगर उसके पास एक भी सिगरेट पीने के लिए होती तो उसके सारे घाव भर जाते। उस सैनिक की बातें सुनकर मडालिन अपनी ड्रेस में से सिगरेट का एक पैकेट निकालती है और फिर उस पैकेट में से एक सिगरेट उस सैनिक को देते हुए उससे कहती है कि वो ये बात किसी को भी ना बताए। सिगरेट का पैकेट देखकर वो सैनिक बहुत खुश हो जाता है और फिर मडालिन से पूछता है कि तुम मेरे साथ इतने ज्यादा अच्छे तरीके से पेश क्यों आती हो? कहीं इसीलिए तो नहीं क्योंकि मैं बहुत हैंडसम हूँ? वो अभी आगे और भी कुछ कहने वाला था पर तभी मडालिन उसे टोक देती है और फिर हल्का सा गुस्सा दिखाते हुए उससे कहती है कि क्योंकि तुम जल्दी ही डिस्चार्ज होने वाले हो। उस सैनिक की एक टांग वॉर में पूरी तरह से चली गई थी, जिसकी वजह से वो अब व्हील चेयर में था। वो सैनिक सिगरेट पीते हुए मडालिन से कहता है कि अगर उसकी एक टांग ऐसी हालत में नहीं होती तो उसने मडालिन को अपने साथ डेट पर चलने के लिए पूछ लिया होता। पर यह सुनकर मडालिन उससे कहती है कि उसकी टांग का और डेट का एक दूसरे से कोई लेना देना नहीं है। मडालिन की बात सुनकर वो सैनिक हल्का सा मुस्कुराकर मडालिन की तरफ देखते हुए उससे कहता है कि मुझे पता है कि वॉर में एक आदमी है जिसे तुम पसंद करती हो, है ना? जब भी उस आदमी का खत तुम्हें मिलता है तो मैंने देखा है कि तुम खत मिलते ही अचानक से बहुत खुश हो जाती हो। पर यह सुनकर मडालिन ब्लश करते हुए उससे कहती है कि ऐसी कोई बात नहीं है और वो आदमी उसका लवर नहीं है। ये 1916 की बात है जब वर्ल्ड वॉर चले हुए 2 साल बीत चुके थे। शायद उस समय बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड के बजाय लवर टर्म इस्तेमाल की जाती थी, क्योंकि मांगा में हर जगह पर बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड की जगह पर तुम्हारा आदमी तुम्हारी औरत या फिर लवर ही लिखा हुआ है। मडालिन की बातें सुनकर वो सैनिक हंसते हुए मडालिन से कहता है पर तुम उस आदमी को पसंद करती हो, है ना? इस पर मडालिन उससे कहती है कि मैं ऐसा भी नहीं कहूंगी कि मैं उसे पसंद करती हूँ। पसंद के बजाय ये कहना ज्यादा सही होगा कि मुझे उस आदमी पर दया आती है और हम दोनों एक दूसरे को बहुत लंबे समय से जानते हैं, इसीलिए हम वो खत। मडालिन ये कह ही रही थी कि तभी वो सैनिक मडालिन को टोकते हुए उससे कहता है कि अगर वो आदमी मडालिन की ये बात सुनेगा तो ये सुनकर वो बहुत दुखी हो जाएगा। ये सुनकर मडालिन उस सैनिक से कहती है कि अब तो बहुत समय बीत चुका है और इयान ने उसे अभी तक कोई खत नहीं भेजा है। उस दिन उन सब सैनिकों की हालत देखकर इयान बहुत दुखी हो गया था और वो मडालिन को खत लिखने की भी कोशिश कर रहा था, पर वो उस खत में कुछ भी नहीं लिख पाया और बस मडालिन के खतों को अपने हाथ में लेकर रोता रहा। प्रेजेंट में वो सैनिक मडालिन से कहता है कि क्या वो जानती थी कि बैटलफील्ड एक ऐसी जगह है जहां अनगिनत जिंदगियां गायब हो जाती है। एक ऐसे जवान आदमी की जिंदगी जिसकी अपनी जिंदगी को लेकर बहुत सारी उम्मीदें और सपने थे, एक केयरिंग लवर की जिंदगी, एक अच्छे बेटे की जिंदगी और भी बहुत सारी जिंदगियां वो घटिया जगह खत्म कर देती है। वो सैनिक अपनी टांग की तरफ देखते हुए मडालिन से कहता है कि बैटलफील्ड जैसी जगह में एक उम्मीद होना भी बहुत ही कीमती चीज है। शायद वो आदमी इस वक्त तुम्हें खत लिखने की हालत में ना हो, पर उसके लिए तुम्हारे भेजे हुए वो खत वही एक उम्मीद है जिनके सहारे वो मुश्किल हालातों में अपने आप को संभाल सकता है। उस सैनिक की बातें सुनकर मडालिन उससे कहती है कि पर हम तो उन खतों में सिर्फ बेवकूफ़ी भरी बातें ही करते हैं। मडालिन ये कह ही रही थी कि तभी इज़ाबेल वहां पर आकर मडालिन को बताती है कि एक नया पेशेंट आया है।
इज़ाबेल की बातें सुनकर मैडेलिन उस पेशेंट को व्हीलचेयर में इज़ाबेल के साथ फिर से नॉटिंघम मैनर के अंदर ले जाने लगती है। उस सैनिक की बातें सुनने के बाद मैडेलिन फिर से इयान को एक और खत लिखती है। मैडेलिन लिखती है, डियर लॉर्ड नॉटिंघम, आपका पिछला खत मुझे मिले हुए काफी समय हो गया है, पर कोई बात नहीं, मैं आपको इतने समय से कोई खत नहीं भेजने के लिए दोष नहीं दे रही हूँ। मैं जानती हूँ कि आप बहुत बिजी होंगे और वहाँ के हालात भी शायद ठीक नहीं होंगे, और मैं तो ये कल्पना भी नहीं कर सकती हूँ कि आप इस वक्त किन हालातों से गुजर रहे हैं। पर एक नर्सिंग स्टूडेंट होने के नाते मैं आपको सलाह दूंगी कि आप वहाँ पर हाइजीन का ध्यान रखिए, क्योंकि उस जगह में बहुत सारी बीमारियां फैलने का डर लगा रहता है। इज़ाबेल मैडेलिन को लेकर उस कमरे में आती है जहाँ पर उस नए पेशेंट को रखा गया था। फिर इज़ाबेल मैडेलिन को बताती है कि वो पेशेंट एलाइड सर्विसेज का पायलट लगता है, और जब उसका प्लेन फटा तो उसका पूरा शरीर 3rd डिग्री बर्न्स की वजह से बहुत बुरे तरीके से जल गया। उस पेशेंट की हालत बहुत खराब थी, इसलिए बहुत सारी नर्सेज उसकी पट्टियां कर रही थी। इज़ाबेल मैडेलिन को बताती है कि इस आदमी के पूरे शरीर में बहुत सारी चोटें आई है, इसीलिए हमें मदद के लिए बहुत सारे हाथों की जरूरत है। उस आदमी की हालत देखकर मैडेलिन खत में इयान को लिखती है कि वो उम्मीद करती है कि वो बिल्कुल ठीक है। वो आदमी दर्द की वजह से बहुत कंपकपा रहा था। ये देखकर मैडेलिन अपने साथ खड़ी हुई एक और नर्स से कहती है कि वो जितनी हो सके उतनी और पट्टियां यहाँ लेकर आए। उस नर्स से ऐसा कहने के बाद मैडेलिन उस आदमी की पट्टियां करने लगती है। मैडेलिन खत में आगे लिखती है कि पता नहीं क्यों, लेकिन इस वक्त जब हम एक दूसरे से बहुत दूर हैं और इस वक्त जब इयान गहरे नर्क में है, तो मैडेलिन अपने आप को इयान के और भी नजदीक महसूस कर रही है। मैडेलिन उस खत में इयान को लिखती है कि इस वक्त वो अपने आप को इयान के इतना नजदीक महसूस कर रही है जितना कि वो अपनी जिंदगी में इससे पहले कभी भी नहीं थी। मैडेलिन इयान को खत में लिखती है कि जब वो फिर से मिलेंगे तो वो चाहेगी कि इयान और वो बहुत अच्छे दोस्त बने। ये लिखकर मैडेलिन इयान को बिल्कुल सही सलामत घर वापस लौटने के लिए कहती है। कुछ दिन बीत जाते हैं। रोज की तरह उस आदमी के पूरे शरीर में पट्टियां करने के बाद मैडेलिन उस आदमी के बिस्तर के पास बैठे हुए उसकी देखभाल कर रही थी। तभी इज़ाबेल वहां आकर मैडेलिन को आवाज देती है और फिर अपने हाथ में लिए एक खत को मैडेलिन को दिखाते हुए खुश होकर उसे बताती है कि उसके भाई इयान ने मैडेलिन को एक और खत भेजा है। ऐसे कहकर इज़ाबेल मैडेलिन को वो खत पकड़ाकर कमरे से बाहर निकालते हुए उसे थोड़ी देर के लिए आराम करने के लिए अपने कमरे में जाने को कहती है। इज़ाबेल की बातें सुनकर मैडेलिन उसे थैंक यू कहकर अपने कमरे में आ जाती है और फिर इयान के खत को खोलकर पढ़ने लगती है। मैडेलिन इयान का खत मिलने से बहुत खुश थी, इसीलिए वो खुशी खुशी उस खत को पढ़ रही थी, पर तभी अचानक से वो उस खत को पढ़कर रोने लगती है। मैडेलिन कहती है कि 1916 की गर्मियों के मौसम में जो खत इयान ने मुझे भेजा था वो फ्रांस की सोमे नदी के पास से आया था, पर इस वक्त तो मैं ये सोचकर भी हैरान हूँ कि ये खत आखिर मुझ तक पहुँच भी कैसे पाया। जिस तरह के उस जगह पर इस वक्त हालात है, वैसे हालातों में इस खत का मुझ तक पहुँचना भी किसी चमत्कार से कम नहीं है। फ्रांस की उस सोमे नदी के पास बहुत ही खतरनाक लड़ाई चल रही थी। मैडेलिन ने अभी बताया कि साल 1916 की गर्मियां चल रही है, पर हिस्ट्री के रिकॉर्ड्स के मुताबिक साल 1917 के मार्च में अलाइड फोर्सेस की जीत हुई थी, यानी कि अभी तो और 9-10 महीनों तक ये बैटल चलनी थी, और सोमी की ये बैटल अब तक की सबसे खतरनाक लड़ाइयों में से एक होने वाली थी। उस लड़ाई के बीच इयान अपने सिपाहियों को 3rd ट्रेंच की तरफ जाने के लिए कहता है, पर एक सैनिक एक्सप्लोसिव से बचने की कोशिश में इयान की तरफ दौड़ कर आने लगता है। ये देखकर इयान उसे पकड़कर जल्दी से अपनी तरफ खींचता है, पर तब तक बहुत देर हो चुकी थी। वो एक्सप्लोसिव अब तक फट चुका था और बहुत सारे सैनिक घायल हो गए थे। उस सैनिक को बचाने की कोशिश में इयान को भी काफी चोटें आई थी, जिसकी वजह से वो झटके से जोर से जमीन पर गिरकर लगभग बेहोशी हो गया था। इयान बहुत दर्द में था। तभी उसकी टुकड़ी के कुछ और सिपाही इयान को आवाज डालकर पूछते हैं कि लेफ्टिनेंट, क्या आप ठीक हैं? उनकी आवाजें सुनकर इयान अपनी आंखें खोलता है
पर तभी उसे वो सिपाही अपने सामने बहुत बुरी हालत में दिखता है, जिसे इयान ने अभी थोड़ी देर पहले बचाने की कोशिश की थी। उस सिपाही की सिर्फ कमर के ऊपर वाला हिस्सा ही बचा हुआ था और उसकी पीठ भी बहुत बुरे तरीके से घायल हो गई थी। पर फिर भी वो सिपाही अभी जिंदा था। उस सिपाही की ऐसी हालत देखकर इयान बहुत सदमे में था। तभी वो सिपाही दर्द की वजह से रोते हुए इयान से पूछता है कि इयान ने उसकी जान क्यों बचाई। वो सिपाही बैटलफील्ड की कुछ पुरानी बातें इयान से कहने वाला था, पर तभी उसकी आंखें बंद हो जाती है और वो सिपाही अपनी सांसें तोड़ देता है। ये सब देखकर इयान बहुत सदमे में था, इसीलिए वो अपनी वैसी हालत में ही उस सिपाही के शरीर के पास वहीं बैठे हुए उसे काफी देर तक देखता रहता है। इयान मैडेलिन को उस खत में लिखता है कि डियर मिस मैडेलिन रॉनफील्ड, मैं चाहता हूँ कि अब से आप मुझे खत भेजना बंद कर दें, क्योंकि अब मुझे नहीं लगता कि मैं जिंदा वापस घर लौट पाऊंगा और किसी ऐसे इंसान से बात करने की कोई ज़रूरत नहीं है जिसे आप अपनी ज़िंदगी में फिर कभी भी नहीं देख पाओगी। इसके अलावा जब भी मुझे ये बात रियलाइज़ होती है कि मेरी ज़िंदगी कितनी बेकार है, तो उस वक्त आपके भेजे हुए खत मुझे ज़िंदा रहने की हिम्मत देते हैं, जबकि ज़िंदा रहकर ये सारी चीज़ें बर्दाश्त करना मेरे लिए मौत से भी ज़्यादा दर्दनाक है। इसीलिए प्लीज़ आप बार बार मुझे सही सलामत घर लौटने की झूठी उम्मीद मत दिया करो। इयान के खत को पढ़कर मैडेलिन बहुत दुखी थी और वो इयान के खत को पढ़कर इस बात का भी अंदाज़ा लगा पा रही थी कि इयान बैटलफील्ड के उन मंजरों को देखकर अब धीरे धीरे अंदर से टूटने लगा है। इयान की वैसी हालत के बारे में जानकर मैडेलिन इयान के पास जाकर उसे संभालना चाहती थी, पर वो चाहकर भी ऐसा नहीं कर सकती थी, इसीलिए वो लगातार रोए जा रही थी। मैडेलिन को इयान का दर्द अपने अंदर भी महसूस हो रहा था, इसलिए ये बात रियलाइज होते ही मैडेलिन इयान से माफ़ी मांगती है और फिर अपने मन में इयान से कहती है कि वो सिर्फ घमंड की वजह से ये बात नहीं मान रही थी, पर इयान को लेकर उसके मन में जो फीलिंग्स है वो दया तो बिल्कुल भी नहीं है। अब तक मैडेलिन को ये बात रियलाइज हो गई थी कि वो इयान से प्यार करती है। कुछ समय बाद जब मैडेलिन फिर से उस पेशेंट की पट्टियां करने के बाद उसका ध्यान रख रही थी, तो इज़ाबेल उस कमरे की बेडशीट्स और पिलो कवर को धोने के लिए एक बकेट में डालकर ले जाने वाली थी। पर जाने से पहले इज़ाबेल मैडेलिन से पूछती है कि क्या उसने न्यूज़ सुनी। ये पूछकर इज़ाबेल मैडेलिन को बताती है कि उनके हॉस्पिटल में एक नया डॉक्टर आने वाला है और वो डॉक्टर एक रिटायर्ड मेडिकल ऑफिसर है। साथ ही इज़ाबेल मैडेलिन को बताती है कि वो डॉक्टर न्यूरोसाइकेट्री का स्पेशलिस्ट है, पर मैडेलिन की तबीयत कुछ ठीक नहीं थी, इसीलिए इज़ाबेल की बातें सुनने के बाद वो सिर्फ अच्छा कहकर जवाब देती है। मैडेलिन को कुछ ठीक महसूस नहीं हो रहा था और उसे सांस लेने में भी परेशानी हो रही थी। ये देखकर मैडेलिन अपने आप से पूछती है कि आज मुझे इतनी थकावट क्यों हो रही है। पर तभी अचानक से उस पेशेंट को सपने में कुछ दिखाई देता है, जिसकी वजह से वो थोड़ा घबराया हुआ था और किसी लॉवेल का नाम पुकार रहा था। ये देखकर मैडेलिन उस आदमी से पूछती है कि सर क्या आपको होश आ गया। ये पूछकर मैडेलिन उस आदमी को बताती है कि आप बहुत समय से बेहोशी की हालत में थे। वहीं उस आदमी को होश में देखकर इज़ाबेल मैडेलिन से कहती है कि वो डॉक्टर को बुलाकर लेकर आती है। ऐसा कहकर इज़ाबेल डॉक्टर को बुलाने चली जाती है, पर इज़ाबेल के वहां से जाने की बात सुनकर वो आदमी उसे रोकते हुए कहता है कि वो यहाँ से ना जाए। उस आदमी की आवाज़ सुनकर मैडेलिन अपने मन में सोचती है कि वो आदमी अमेरिकन एक्सेंट में बात कर रहा है। वो आदमी फिर से किसी लॉवेल नाम के इंसान को आवाज़ डालते हुए हवा में अपना हाथ चलाते हुए उस इंसान को ढूंढने लगता है। ये देखकर मैडेलिन उस आदमी के हाथ को अपने दोनों हाथों से पकड़ते हुए उसे तसल्ली देती है कि सब कुछ ठीक है, इसीलिए वो परेशान न हो और बस आराम करे। ऐसा कहकर मैडेलिन उस आदमी से पूछती है कि सर क्या आपका नाम लॉवेल है। उस आदमी को सब कुछ धुंधला दिखाई दे रहा था, इसलिए उसे मैडेलिन का चेहरा भी धुंधला दिख रहा था, पर वो फिर भी मैडेलिन की तरफ देखते हुए उसे अपना नाम जॉन बताता है। ये सुनकर मैडेलिन जॉन से उसकी उम्र पूछती है कि वो कितने साल का है। मैडेलिन का सवाल सुनकर जॉन अपनी उम्र याद करने की कोशिश करता है, पर उसे कुछ भी याद नहीं आता, इसलिए वो मैडेलिन को बताता है कि उसे अपनी उम्र पता नहीं है और उसे अपने नाम के अलावा कुछ भी याद नहीं आ रहा है। ये सुनकर मैडेलिन जॉन से कहती है कि कोई बात नहीं, अक्सर ऐसा होता है।
मडालिन की खुद की हालत भी खराब हो रही थी, पर वो जॉन से कहती है कि वो फिक्र ना करे, जल्दी ही डॉक्टर यहाँ आने वाले हैं। पर ऐसा कहते ही अचानक से बैठे बैठे ही मडालिन का सर चकराने लगता है और वो जॉन की तरफ गिरने लगती है। पर तभी कोई वहां आकर मडालिन को पीछे से उसके कंधों से पकड़ लेता है। ये देखकर मडालिन पीछे की तरफ मुड़कर उस इंसान को थैंक यू कहने लगती है। पर तभी वो इंसान मडालिन का माथा छूते हुए उसे बताता है कि मडालिन को थोड़ा बुखार है। पर उस इंसान का चेहरा देखकर मडालिन बहुत हैरान हो जाती है, इसीलिए वो घबराकर जल्दी से उस इंसान के हाथ को झटके से अपने माथे से हटाकर दूर कर देती है और फिर गुस्से से उस आदमी की तरफ देखने लगती है। दरअसल वो डॉक्टर कोई और नहीं बल्कि कॉर्नेल एलिंगटन ही था। कॉर्नेल एलिंगटन मडालिन से कहता है कि मैं सिर्फ तुम्हारा बुखार चेक कर रहा था, इसीलिए तुम्हें मुझसे इतना ज्यादा सतर्क रहने की कोई जरूरत नहीं है। ऐसे कहकर वो अपनी पॉकेट में से अपना कार्ड निकालते हुए मडालिन से कहता है कि माफ करना, मैं पहले आपको अपना इंट्रोडक्शन देना तो भूल ही गया। कॉर्नेल एलिंगटन अपना कार्ड निकालकर मडालिन की तरफ बढ़ाते हुए उससे कहता है कि मेरा नाम डॉक्टर कॉर्नेल एलिंगटन है और मैं एक न्यूरो साइकेट्रिस्ट हूँ। तभी कॉर्नेल एलिंगटन के पास ही खड़ी हुई इज़ाबेल मडालिन से कहती है कि ये वही नए डॉक्टर है जो अब से हमारे साथ इसी हॉस्पिटल में काम करेंगे। ये सुनकर मडालिन इज़ाबेल से कहती है तो ऐसी बात है। इज़ाबेल से ऐसा कहने के बाद मडालिन थोड़े रूखे तरीके से कॉर्नेल एलिंगटन को हेलो कहती है और फिर कॉर्नेल एलिंगटन से उसका वो कार्ड ले लेती है। फिर कॉर्नेल एलिंगटन मडालिन से कहता है कि ऐसा लगता है कि आपको आराम करने की ज़रूरत है। पेशेंट्स के साथ साथ अपना ध्यान रखना भी एक नर्स की ड्यूटी है। मडालिन खामोशी से कॉर्नेल एलिंगटन की बातें सुनती रहती है और थोड़े गुस्से में कॉर्नेल एलिंगटन को घूरते हुए उसकी तरफ देखती रहती है। मडालिन का ये बर्ताव देखकर इज़ाबेल को कुछ समझ नहीं आ रहा था। तभी मडालिन कॉर्नेल एलिंगटन से अपनी नजरें फेरते हुए उससे कहती है कि इस मरीज के पूरे शरीर में हवाई जहाज के फटने की वजह से 3rd डिग्री बर्न्स आए हैं। मतलब कि जलने की वजह से उस पेशेंट के पूरे शरीर में बहुत ही गहरे घाव आए हैं। मडालिन कॉर्नेल एलिंगटन को बताती है कि इस पेशेंट के घावों में इन्फेक्शन हो गया है, इसीलिए वो थोड़े थोड़े समय बाद उसके घावों को डिसइंफेक्ट करके लगातार उसकी पट्टियां बदल रही है। ये सब बताने के बाद मडालिन कॉर्नेल एलिंगटन से कहती है कि इस आदमी ने अभी अभी उसे अपना नाम जॉन बताया और साथ ही उसने ये भी बताया कि उसे अपने नाम के अलावा और कुछ भी याद नहीं है। मडालिन को अपनी तरफ पीट करके ये सब कुछ बताते हुए देखकर कॉर्नेल एलिंगटन मडालिन को देखने की कोशिश करता है और फिर मडालिन से पूछता है कि क्या तुम्हें इस पेशेंट का ध्यान रखने की जिम्मेदारी मिली है। इस पर मडालिन उसे हाँ में जवाब देती है। यह सुनकर कॉर्नेल एलिंगटन मडालिन से कहता है कि वो इस पेशेंट की बाकी की इन्फॉर्मेशन चार्ट से ले लेगा, इसीलिए अब वो यहाँ से जा सकती है। पर मडालिन फिर से उस पेशेंट के बेड के पास रखे हुए स्टूल में बैठ जाती है। ये देखकर कॉर्नेल एलिंगटन मडालिन से कहता है कि उसे खुद भी ये बात तो मालूम ही होगी कि इस कमरे में जहाँ पर बहुत सारे मेडिकल इक्विपमेंट्स और एक जख्मी पेशेंट है, यहाँ पर मडालिन के बेहोश होने से सिर्फ उन लोगों के काम में बढ़ोतरी ही होगी, क्योंकि मडालिन के कारण उन्हें वो इक्विपमेंट्स फिर से सैनिटाइज करने पड़ सकते हैं। इसके अलावा मडालिन की वजह से उस पेशेंट को भी चोट लग सकती है। मडालिन से ये सारी बातें कहने के बाद कॉर्नेल एलिंगटन वहां से चला जाता है। पर अचानक से कॉर्नेल एलिंगटन को वहां पर देखकर मडालिन बहुत घबरा गई थी। मडालिन को विश्वास नहीं हो रहा था कि वो अपनी इस जिंदगी में भी फिर से कॉर्नेल एलिंगटन से मिल रही है। कॉर्नेल एलिंगटन के वहां आने की वजह से मडालिन ये सोचकर घबरा रही थी कि कहीं उनकी इस जिंदगी में भी फिर से कहीं इयान के साथ वो सारी ट्रेजेडीज ना हो। मडालिन अपने आप से कहती है कि ऐसा नहीं हो सकता है। मडालिन अपने आप से कहती है कि मेरी किस्मत मेरे साथ बहुत ही घिनौना खेल खेलकर मुझे डरा रही है। मडालिन अपने मन में सोचती है कि क्या मेरा अतीत फिर से अपने आप को दोहराने वाला है। मेरी पिछली जिंदगी तो एक ट्रेजेडी थी, लेकिन अब की बार क्या पिछली बार से भी बुरे हालात होने वाले हैं। ये सब सोचते सोचते ही मडालिन को अपने कमरे में नींद आ गई थी। पर आधी रात में अपनी आंखें खुलने पर मडालिन सोचती है कि वो कितनी देर तक सोती रही। मडालिन की पिछली जिंदगी में उसके पिता की मौत हो चुकी थी और उसने अपनी पिछली जिंदगी में ना तो कभी नर्सिंग की पढ़ाई की थी और ना ही उसने कभी इयान से खतों के जरिए बातें की थी।
मडालिन की ये जिंदगी उसकी पिछली जिंदगी से बहुत अलग थी, इसीलिए वो सोचने लगी थी कि शायद उसकी इस जिंदगी में इयान के साथ वो सब कुछ नहीं होगा। पर कॉर्नेल आर्लिंगटन के आने की वजह से मडालिन की वो उम्मीद अब टूटने लगी थी। मडालिन अपने बिस्तर पर उठकर बैठ जाती है और फिर वहीं थोड़ी दूर अपने कमरे में टेबल पर रखे हुए कॉर्नेल आर्लिंगटन के उस कार्ड की तरफ देखने लगती है। उस कार्ड की तरफ देखते हुए मडालिन अपने मन में कहती है कि मैं अपनी इस जिंदगी में भी फिर से कॉर्नेल आर्लिंगटन से मिली। ये सब सोचकर मडालिन बहुत देर तक उस कार्ड की तरफ देखती रहती है और फिर अपने बेड से नीचे उतर जाती है। मडालिन उस कमरे में रखी हुई कुर्सी के पास जाकर उस पर बैठ जाती है और फिर से इयान को खत लिखना शुरू करती है। मडालिन खत में लिखती है, डियर लॉर्ड नॉटिंघम, आपने मुझसे कहा था कि मैं आपको अब और खत लिखकर ना भेजूं, इसीलिए मैं आपको एक और खत लिखकर भेजने के लिए माफ़ी मांगती हूँ। पर क्या करूँ, मैं चाहकर भी आपसे अपनी नज़रें नहीं फेर पाती हूँ। भले ही आपने अपनी ज़िंदगी से हार मान ली हो, पर चाहे ये दया की वजह से हो या फिर दोस्ती या फिर मेरी किसी और फीलिंग की वजह से, कारण जो भी हो, पर मैं हार नहीं मानूंगी। मुझे अभी भी भरोसा है कि आप ज़रूर घर वापस लौटेंगे। वहीं दूसरी तरफ इयान मडालिन के पुराने खतों को हाथ में पकड़े एक जगह पर बैठे उन्हें पढ़ रहा था। तभी एक सैनिक वहां पर आकर इयान को बताता है कि उसके लिए एक और खत आया है। पर जब इयान उस सैनिक से खत लेने लगता है तो वो सैनिक इयान को बहुत सारे खत देता है। उन खतों को देखकर इयान अपने मन में सोचता है कि इतने सारे खत, उसने पक्का हर रोज एक खत मेरे लिए लिखा होगा। ये सोचकर इयान एक लंबी सांस लेता है और फिर हल्का सा मुस्कुराते हुए अपने आप से कहता है कि वो सच में एक बुद्धू लड़की है। ये सोचकर इयान उन सभी खतों को पढ़ने लगता है। मडालिन ने खत में आगे लिखा था कि भले ही उसकी बातें इयान के लिए कोई मायने नहीं रखती हो, पर फिर भी चाहे कुछ भी हो वो उम्मीद नहीं छोड़ेगी और इयान के वापस आने का इंतजार करेगी। मडालिन के खतों को पढ़ने के बाद इयान आसमान में सूरज की रोशनी की तरफ देखते हुए अपने आप से कहता है कि उसके खत पढ़ने के बाद मैं हमेशा एक डरपोक इंसान में बदल जाता हूँ। इयान अपने गले की चेन में पहने हुए नंबर टैग को अपने हाथ में लेकर अपने आप से कहता है कि इस समय जब मुझे एक लेफ्टिनेंट होने के नाते बहादुरी से मौत को गले लगाने के लिए तैयार रहना चाहिए, तो इस समय मैं एक डरपोक इंसान की तरह जिंदा रहने की चाहत रख रहा हूँ। ये सब सोचकर इयान अपने आप से कहता है कि अगर भगवान की यही इच्छा है कि मैं सही सलामत घर वापस लौटूं, तो वापस लौटने पर मैं उस लड़की मडालिन रॉइनफील्ड को बताऊंगा कि वो बहुत ही बड़ी बेवकूफ़ है। फिर उसके बाद मैं एक बार फिर से उसे मेरे साथ शादी करने के लिए पूछूंगा और शायद इस बार वो मेरा मैरिज प्रपोजल एक्सेप्ट कर लेगी। इयान इन्हीं सभी बातों के बारे में सोच ही रहा था कि तभी अचानक से फिर से अटैक होने की आवाज़ आती है। आवाज़ सुनकर इयान उस डायरेक्शन की तरफ देखने लगता है और फिर अपने आप से कहता है कि अगर मैं सही सलामत वापस घर लौट पाया तो। तभी एक सैनिक इयान को ढूंढते हुए वहां पर आता है और फिर इयान से कहता है कि लेफ्टिनेंट नॉटिंघम, लेफ्टिनेंट कोलाथ की यूनिट पर अटैक हुआ है। अगर आप लोगों को याद होगा तो एक बार मडालिन को कोलाथ फैमिली के एस्टेट से इनविटेशन आया था और वो इनविटेशन इयान के दोस्त जॉर्ज कोलाथ ने मडालिन को अपनी स्टेट में हो रहे एक सोशल इवेंट में बुलाने के लिए भेजा था। इयान अपने दोस्त जॉर्ज की यूनिट पर हुए अटैक की खबर सुनकर बहुत घबरा जाता है, इसीलिए वो जॉर्ज की मदद करने के लिए उसे ढूंढते हुए उसकी छावनी की तरफ जाता है। वहां पर कुछ सैनिक अटैक से बचते हुए इयान को बताते हैं कि उनके दुश्मन घात लगाकर बैठे हैं। ये सुनकर इयान उन सबसे कहता है कि वो लेफ्टिनेंट कोलाथ यानी कि जॉर्ज को बचाने के लिए जा रहा है, इसीलिए उसके आने तक वो सभी वहीं पर डिफेंस करे। ये सुनकर एक सैनिक इयान से कहता है कि वो भी उसकी मदद करने उसके साथ चलेगा। फिर इयान और वो सैनिक बचते बचते जॉर्ज की तरफ जाने लगते हैं। इयान को जॉर्ज की बहुत फिक्र हो रही थी। वहीं जॉर्ज जख्मी हालत में एक जगह पर अकेला बैठा हुआ था और उससे थोड़ी दूरी पर लगातार अटैक हो रहे थे। थोड़ी देर बाद इयान जॉर्ज को आवाज डालते हुए उस जगह से गुजरता है। इयान की आवाज सुनकर जॉर्ज उसे आवाज डालकर मदद के लिए पुकारता है। तभी इयान को उस जगह में जॉर्ज जख्मी हालत में दिखाई देता है और उसके पास कुछ सैनिकों की लाशें भी पड़ी हुई थी।
ये देखकर इयान जल्दी से जॉर्ज के पास जाकर उससे पूछता है कि क्या वो ठीक है। इस पर जॉर्ज उसे जवाब देता है कि उसे टांग में बहुत दर्द हो रहा है। जॉर्ज की हालत देखकर इयान समझ जाता है कि जॉर्ज अपने आप चलने की हालत में नहीं है। इसीलिए इयान पीछे मुड़कर अपने साथ आए उस सैनिक से कहता है कि वो जॉर्ज को सहारा देकर यहाँ से ले जाए और इयान उनके पीछे पीछे आकर डिफेंस करेगा। ये सुनकर वो सैनिक इयान की बात मानकर जॉर्ज को सहारा देकर उठाते हुए अपने साथ वहां से ले जाने लगता है और इयान उन्हें पीछे से कवर करने लगता है। पर क्योंकि जॉर्ज को चलने में परेशानी हो रही थी, इस वजह से वो धीरे धीरे जा रहे थे। ये देखकर इयान उस सैनिक से कहता है कि अगर उसे जरूरत लग रही है तो वो जॉर्ज को अपनी पीठ पर उठा सकता है और फिर वो सीधे यहाँ से। इयान ये कह ही रहा था कि तभी अचानक से वो सैनिक बहुत बड़े गोले को इयान की तरफ आते हुए देखकर बहुत घबरा जाता है और फिर इयान को उस गोले से बचने के लिए सतर्क करता है। पर जैसे ही इयान उस गोले की तरफ देखता ही है, वो गोला इयान के पास आकर फट जाता है। पर क्योंकि इयान उस गोले से थोड़ा दूर होने में कामयाब हो गया था, इसीलिए उसकी जान तो बच जाती है, पर वो बहुत बुरे तरीके से जलने की वजह से बहुत जख्मी हो गया था और शायद इस बार फिर से उसका आधा चेहरा भी जल गया था। इयान बहुत बुरे तरीके से घायल था और उसकी एक टांग भी बहुत जख्मी हो चुकी थी। इसीलिए वो सोचता है कि शायद अब वो जिंदा नहीं बचेगा। इसीलिए वो एक बार फिर से अपने मन में मडालिन को सॉरी कहता है और फिर अपनी आंखें बंद कर देता है। वहीं दूसरी तरफ नॉटिंघम मैनर में मडालिन रात के समय जॉन की पटिया बदलने के बाद जॉन के सोने की तैयारी कर रही थी। तभी अचानक से जॉन मडालिन को नर्स कहकर आवाज डालता है। यह सुनकर मडालिन जॉन का सरनेम हर्स्ट का इस्तेमाल करते हुए जॉन से पूछती है कि मिस्टर हर्ट्स, क्या आप ठीक हैं? क्या आपको दर्द कम करने की और दवाइयाँ चाहिए? इस पर जॉन मडालिन से कहता है कि नहीं, ऐसी बात नहीं है। दरअसल मैंने एक सपना देखा। उस सपने में मैं अपने मम्मी पापा के साथ ट्रेन में ट्रैवल कर रहा था और फिर मेरे पापा ने मुझे खाने के लिए कुछ टॉफियाँ दी। जॉन कहता है कि भले ही मैं सपना देख रहा था, पर वो टॉफियाँ खाने में बहुत मीठी थी। मैं उस सपने में बहुत खुश था, लेकिन जैसे ही मैं नींद से जागा तो मुझे मेरे मम्मी पापा के चेहरे याद नहीं थे। मुझे लगता है कि शायद वो सिर्फ एक सपना ही था। पर जॉन की ये बातें सुनकर मडालिन मुस्कुराती है और फिर जॉन से कहती है कि नहीं, वो सिर्फ एक सपना नहीं हो सकता। इस तरह की कोई बात सिर्फ एक सपना नहीं हो सकती। मडालिन की ये बातें सुनकर जॉन एकटक मडालिन की तरफ देखने लगता है। फिर मडालिन अपने मन में अपने आप से कहती है कि अगर मैं ध्यान से सोचूं तो ये बात बहुत अजीब है कि अगर मुझे मेरी जिंदगी में दूसरा मौका नहीं मिला होता तो ना तो मैं इस आदमी से कभी मिली होती और ना ही मैंने इससे कभी कोई बात की होती। मडालिन ने जॉन को हिम्मत देने के लिए उसका हाथ पकड़ा हुआ था। ये देखकर जॉन मडालिन से पूछता है कि तुमने अपना नाम मडालिन बताया था ना? ये पूछकर जॉन मडालिन से पूछता है कि क्या तुम्हें भी इस तरह के सपने आते हैं? जॉन का सवाल सुनकर मडालिन फिर से अपने मन में कहती है कि क्योंकि ये आदमी मेरे लिए बिल्कुल अजनबी है, शायद इसीलिए मैं ईमानदारी से इस आदमी से अपने मन की बात कह सकती हूँ। ये सोचकर मडालिन मुस्कुराती है और फिर जॉन से कहती है कि उसने भी बहुत पहले ऐसा ही एक सपना देखा था। मडालिन कहती है कि उस सपने में मेरी शादी हुई थी और अपनी शादी के बाद मैंने अपनी जिंदगी एक ऐसे घर में बिताई जो घर बहुत ही सुनसान था और उस घर का बाहर की दुनिया और दूसरे लोगों से दूर दूर तक कोई नाता ही नहीं था। इसीलिए मैं समय बिताने के लिए बगीचे में लगे हुए लाल गुलाबों का ध्यान रखती थी। इसके अलावा मैं अपने कुत्ते का ध्यान रखती थी और एक खास आदमी से नफरत करती थी। मडालिन जॉन से कहती है कि मैं हमेशा यही सोचती थी कि वो आदमी भी मुझसे नफरत करता है, पर अब मैं ये बात पक्के यकीन से नहीं कह सकती। मडालिन कहती है कि शायद मैं हमेशा से ही उसके साथ एक बार फिर से अपनी जिंदगी की एक नई शुरुआत करना चाहती थी, लेकिन जब मुझे ये बात रियलाइज हुई तब तक मैंने सब कुछ पूरी तरह से बर्बाद कर दिया था। अपनी पिछली जिंदगी के बारे में ये सब कहने के बाद मडालिन जॉन से कहती है कि ये जो कहानी मैंने अभी बताई ये सब मैंने सपने में देखा था, इसलिए मुझे पता है कि अगर मैं इस सब के बारे में किसी और को बताऊंगी तो कोई भी मेरी बात पर विश्वास नहीं करेगा।
ये सब कहने के बाद मडालिन जॉन की तरफ देखती है, जो अपनी आंखें बंद करके बिस्तर पर लेटा हुआ था। जॉन को देखकर मडालिन मुस्कुराती है और फिर अपने मन में सोचती है कि क्या उसे नींद आ गई। तभी अचानक से जॉन अपनी आंखें बंद किए ही मडालिन से कहता है कि वो विश्वास करता है। जॉन की ये बात सुनकर मडालिन एक पल के लिए हैरान हो जाती है। तभी जॉन बिस्तर पर लेटे हुए अपनी आंखें बंद किए फिर से मडालिन से कहता है कि वो मडालिन की कहानी पर विश्वास करता है। जॉन की ये बातें सुनकर मडालिन मुस्कुराते हुए उसकी तरफ देखती है। थोड़ी देर बाद जॉन के सोने के बाद मडालिन उस कमरे से बाहर आकर उस कमरे का दरवाजा बंद करती है। पर दरवाजा बंद करते ही उसे इज़ाबेल उस कमरे के पास ही अंधेरे में खड़ी दिखाई देती है। इज़ाबेल के हाथ में एक ग्रीन एनवेल्प वाला लेटर था, यानी कि उसे मिलिट्री ऑफिस से एक चिट्ठी आई थी। इज़ाबेल को इस तरह से अंधेरे में खड़ा देखकर मडालिन उससे पूछती है कि वो ऐसे वहां क्यों खड़ी है। ये सुनकर इज़ाबेल थोड़ा आगे रोशनी में आती है और फिर रोते हुए मडालिन से कुछ कहने की कोशिश करती है। फिर इज़ाबेल थोड़ी हिम्मत जुटाकर मडालिन से कहती है कि उसका भाई। इज़ाबेल के ये कहते ही मडालिन की नज़र इज़ाबेल के कंप कपाते हुए हाथ पर जाती है, जिसमें इज़ाबेल ने वो ग्रीन एनवेल्प वाली चिट्ठी पकड़ी थी। तभी इज़ाबेल फिर से थोड़ी हिम्मत जुटाते हुए रोते हुए मडालिन से कहती है कि इयान वो। पर इज़ाबेल फिर से इससे आगे और कुछ नहीं कह पाती है और बस रोती रहती है। दरअसल उस चिट्ठी में लिखा था कि इयान के परिवार के लिए एक अर्जेंट मैसेज है कि लेफ्टिनेंट इयान नॉटिंघम वॉर में लड़ाई लड़ते वक्त बहुत ही बुरे तरीके से घायल हुए हैं, जिसकी वजह से वो इस वक्त जिंदगी और मौत से लड़ रहे हैं। उस खबर को पढ़कर इज़ाबेल और मडालिन दोनों ही बहुत घबरा जाती हैं और बहुत दुखी भी हो जाती हैं। कुछ दिनों बाद एक सुबह जब मडालिन फिर से जॉन का ध्यान रख रही थी, तब जॉन मडालिन को बताता है कि आज उसे अपने बारे में कुछ और बातें याद आई है। ये सुनकर मडालिन खुश हो जाती है और फिर जॉन से कहती है कि ये तो बहुत ही अच्छी बात है। फिर जॉन मडालिन को बताता है कि उसे एक आदमी का चेहरा याद आया है। उस आदमी के भूरे बाल, नीली आंखें और एंजल जैसी प्यारी मुस्कान थी। जॉन कहता है कि मुझे नहीं पता कि वो कौन था, पर मैं उस पर बहुत गुस्सा था। मुझे याद है कि मैंने उसे रुला दिया था। जॉन अपनी बेडशीट को अपने कंप कपाते हाथों से पकड़कर मरोड़ते हुए मडालिन से कहता है कि मेरे मन में बहुत सारी बातों के लिए पछतावा है और अब ऐसा लग रहा है कि जैसे वो पछतावा मेरा गला घोट रहा हो। जॉन की ये बातें सुनकर मडालिन उसके लिए थोड़ा परेशान हो जाती है और फिर जॉन से कहती है कि उसे अपनी जिंदगी के बारे में याद करने के लिए अपने आप को फोर्स करने की जरूरत नहीं है। उसे धीरे धीरे खुद ब खुद ही सारी बातें याद आ जाएगी। पर जॉन मडालिन की तरफ पीठ किए रोते हुए मडालिन से कहता है कि वो पायलट भी उसी आदमी के लिए बना था और वो आर्मी में भी उसी आदमी के लिए गया था। उसने ये सभी कुछ उस आदमी के लिए ही किया था। ऐसा कहने के बाद जॉन अपनी आंखें बंद करके रोने लगता है और फिर से मडालिन से कहता है कि मुझे आर्मी ज्वाइन करने से पहले उस आदमी से माफ़ी मांगनी चाहिए थी और उसे बताना चाहिए था कि मैं उससे बहुत प्यार करता था। ये सब कहकर जॉन मडालिन से कहता है कि अब तुम मेरी कहानियाँ लिखना बंद कर दो, क्योंकि अब मुझे ऐसा लगता है कि जैसे मेरा परिवार मुझे भूल गया है। मडालिन न्यूज़पेपर में जॉन के बारे में लिखकर भेजा करती थी, ताकि जॉन के परिवार में से कोई न्यूज़पेपर के जरिए जॉन की खबर पढ़कर जॉन से मिलने आ जाए। इसीलिए मडालिन जॉन से कहती है कि ऐसी कोई बात नहीं है, वो तुम्हें नहीं भूले हैं, बस उन्हें अभी तक तुम्हारे बारे में पता नहीं लगा होगा, इसीलिए वो तुमसे मिलने नहीं आए। मडालिन कहती है कि तुम ब्रिटिश नहीं बल्कि अमेरिकन एक्सेंट में बात करते हो, इसलिए अब हमने अमेरिकन न्यूज़पेपर में तुम्हारा नाम छपवाने की बात की है, ताकि अमेरिकन न्यूज़पेपर पढ़कर तुम्हारे परिवार वालों को तुम्हारे बारे में पता चल जाए। इसके अलावा हमने उन सभी परिवारों को खत लिखकर भेजे हैं जिनके परिवार में तुम्हारे जैसे नाम का कोई सदस्य है, इसीलिए तुम फिक्र मत करो, हम जल्दी ही तुम्हारे परिवार को ढूंढ लेंगे। पर मडालिन की ये बातें सुनकर जॉन उससे कहता है कि अब तक तो तुम्हें भी पता चल ही गया होगा, क्योंकि तुम काफी समय से मेरी कहानियां सुन रही हो। जॉन कहता है कि जितना ज्यादा मुझे मेरे बारे में याद आता है, उतना ही मुझे लगता है कि मैं एक बहुत ही बुरा इंसान था।
जॉन की ये बातें सुनकर मडालिन बहुत दुखी हो जाती है, पर फिर वो जॉन से पूछती है कि जब उसने जॉन को अपनी कहानी सुनाई थी तो क्या उसके सपने की कहानी का वो आदमी जॉन को अच्छा आदमी लगा था। यहाँ पर मडालिन जॉन से पूछ रही है कि क्या उसकी पिछली जिंदगी का इयान, जो मडालिन का पति हुआ करता था, क्या मडालिन की कहानी सुनने के बाद जॉन को उसका पति एक अच्छा इंसान लगा। मडालिन जॉन की अपने बारे में बताई हुई नई बातों को नोट करके एक नोटबुक में लिखते हुए जॉन से कहती है कि क्या मेरे सपने का वो आदमी तुम्हें अपने आप से भी बुरा नहीं लग रहा। लेकिन देखो, ऐसा कहकर मडालिन अपने हाथ में लिए उस पेन को कसकर पकड़ती है और फिर रोते हुए हल्का सा मुस्कुराकर जॉन की तरफ देखती है और फिर जॉन से कहती है कि उस आदमी के बार बार मुझे दुख पहुंचाने के बावजूद भी मैं हर रोज भगवान से यही प्रार्थना करती हूँ कि वो आदमी लौटकर फिर से मेरे पास आ जाए। मडालिन कहती है कि अब जब मुझे लगा कि वो आदमी कभी भी लौटकर मेरे पास नहीं आएगा, तब मुझे इस बात का एहसास हुआ कि मैं उस आदमी से कितना प्यार करती हूँ। मैं उस आदमी की हर एक बात जिससे मुझे चोट पहुंची थी, मैं उन सभी पुरानी बातों को भूलकर फिर से उस आदमी के साथ अपनी जिंदगी की एक नई शुरुआत करना चाहती हूँ। मडालिन की ये बातें सुनकर जॉन हैरानी से मडालिन की तरफ देखने लगता है। फिर मडालिन जॉन से कहती है कि मुझे लगता है कि तुम्हारा परिवार भी बिल्कुल ऐसा ही सोचता होगा। वो सभी तुम्हारे लौटने का इंतजार कर रहे होंगे, इसीलिए तुम इन सब बातों की चिंता मत करो और बस अपने ठीक होने पर ध्यान दो। मडालिन की ये बातें सुनकर जॉन की आंखों में आंसू आ जाते हैं, पर इस बार वो दुख की वजह से नहीं बल्कि मडालिन से मिली इस उम्मीद की वजह से रो रहा था कि शायद उसका परिवार अभी भी उसके घर वापस लौटने का इंतजार कर रहा होगा। मडालिन की कही हुई बातों की वजह से जॉन थोड़ा खुश हो गया था। तभी मडालिन की नर्सिंग टीचर मिस ईव जोर्स वहां पर आकर मडालिन को उसका नाम लेकर पुकारती है। मिस ईव जोर्स की आवाज सुनकर मडालिन मुड़कर उनकी तरफ देखती है। फिर मिस ईव जोर्स मडालिन को उनके साथ बाहर हॉल में चलने के लिए कहती है। साथ ही वो मडालिन को बताती है कि मिस्टर नॉटिंघम अपने घर वापस लौट आए हैं। मिस ओर्स की बातें सुनकर मडालिन बहुत खुश हो जाती है और सोचती है कि इयान वापस लौट आया है, इसीलिए वो दौड़कर हॉल की तरफ जाने लगती है। पर हॉल की तरफ जाते हुए भी मडालिन पूरे रास्ते इयान के बारे में ही सोच रही थी। मडालिन जल्दी से जल्दी इयान को देखना चाहती थी, इसलिए वो जल्दी से हॉल में पहुंचती है। हॉल में पहुंचने पर मडालिन इज़ाबेल, उसकी माँ और एक आदमी को देखती है। इज़ाबेल की माँ उस मिलिट्री यूनिफॉर्म पहने हुए आदमी को गले लगा रही थी। ये देखकर मडालिन बहुत खुश हो जाती है और सोचती है कि इयान सच में वापस आ गया है। मडालिन हॉल की तरफ जाने के लिए सीढ़ियों से नीचे उतरते हुए इयान को उसका नाम लेकर आवाज डालती है, पर तभी अचानक से मडालिन को उस आदमी का चेहरा दिखाई देता है, इसीलिए वो एकदम से वहीं पर रुक जाती है। उस आदमी का चेहरा देखने के बाद मडालिन बहुत उदास हो गई थी। दरअसल वो आदमी इयान नहीं बल्कि उसका छोटा भाई एरिक था, जो मिलिट्री से लगभग 3 साल बाद घर वापस आया था। इज़ाबेल और उसकी माँ एरिक को सही सलामत घर वापस देखकर बहुत खुश थे। इज़ाबेल की आंखों में तो खुशी के मारे आंसू आ गए थे। फिर इज़ाबेल अपने भाई की तारीफ करते हुए कहती है कि उन्हें उस पर बहुत गर्व है। साथ ही इज़ाबेल एरिक को ये भी बताती है कि अब तो वो और भी बड़ा हो गया है, जिसकी वजह से अब इज़ाबेल को एरिक को देखने के लिए अपनी गर्दन उठाकर देखना पड़ रहा है। एरिक भी अपने परिवार से इतने लंबे समय बाद मिलने की वजह से बहुत खुश था, इसीलिए वो इज़ाबेल से कहता है कि वहां जाने के बाद उसे अपनी बहन इज़ाबेल की बहुत याद आई। ये सुनकर इज़ाबेल एरिक से कहती है कि ये बात कहने में तुमने कुछ ज्यादा ही समय नहीं लगा दिया। उन दोनों की ये बातें सुनकर उनकी माँ हंसने लगती है। वहीं मडालिन अभी भी सीढ़ियों पर खड़े उन सबको दूर से देख रही थी। एरिक को देखने के बाद मडालिन अपने मन में सोचती है कि हाँ, मैं तो भूल ही गई थी कि नॉटिंघम फैमिली में 2 बेटे हैं और उनकी इस जिंदगी में एरिक बिल्कुल ठीक है और वॉर से जिंदा घर वापस लौट आया है। ये सोचकर मडालिन एक लंबी सांस लेती है। तभी एरिक पीछे की तरफ मुड़कर मडालिन को देखता है। मडालिन भी ये बात नोटिस कर लेती है, इसलिए वो एरिक को झुककर ग्रीट करते हुए उसका वेलकम करती है। ये देखकर एरिक भी अपना सिर हल्का सा झुकाते हुए मडालिन की ग्रीटिंग का जवाब देता है
और फिर मुस्कुराकर मैडेलिन की तरफ देखता है। मैडेलिन को अपने घर में देखकर एरिक ये सोचकर खुश था कि शायद मैडेलिन भी उसके भाई इयान को पसंद करती है। इसीलिए मैडेलिन को वहां देखने के बाद एरिक चैन की सांस लेता है। पिछले दिन एरिक को हॉल में देखने के बाद अगले दिन सुबह मैडेलिन वापस अपनी नर्स की ड्यूटी करने इक्विपमेंट रूम में आती है। उस रूम में और भी कुछ नर्सेस थी जो आपस में एरिक के बारे में बातें कर रही थी। उनमें से एक नर्स बाकी नर्सेस से पूछती है कि क्या आज उन सब ने भी मिस्टर नॉटिंघम को देखा। उस नर्स की ये बात सुनकर वो दोनों नर्सेस खुश होकर ब्लश करने लगती है और फिर उनमें से एक नर्स कहती है कि ऑफ कोर्स हमने देखा और मुझे तो मिस्टर नॉटिंघम ताज़ी हवा की तरह बहुत ही रिफ्रेशिंग लगे। तभी एक और नर्स खुश होकर कहती है कि मिस्टर नॉटिंघम आज भी बहुत ही हैंडसम लग रहे हैं और उनके आने से ये पूरा नॉटिंघम मैनर जगमगा उठा है। साथ ही किसी को वॉर से सही सलामत वापस लौटते देखकर मेरे मन में भी एक उम्मीद की किरण जागी है। नहीं तो अब तक हमारे हॉस्पिटल में बहुत बुरे तरीके से घायल सैनिक ही वॉर से लौट कर आए हैं और क्योंकि मिस्टर एरिक नॉटिंघम सही सलामत घर लौट आए हैं तो इसका मतलब है कि शायद जल्दी ही अब वॉर खत्म होने वाली है। तभी एक और नर्स कहने लगती है कि हाँ, मिस्टर नॉटिंघम के वापस आने से इज़ाबेल भी बहुत खुश लग रही है। जब वो सभी नर्सेज ये सारी बातें कर रही थी तब मैडेलिन वहीं पास ही खड़े इक्विपमेंट्स को साफ करके अरेंज कर रही थी। पर मैडेलिन बहुत थकी हुई और उदास लग रही थी। साथ ही उसका मन अभी भी इयान के ख्यालों में खोया हुआ था, जिसकी वजह से मैडेलिन को उन नर्सेस की आवाज़ें भी साफ साफ सुनाई नहीं दे रही थी। मैडेलिन को अभी भी इयान की हालत के बारे में कुछ और पता नहीं चला था, जिसकी वजह से वो बहुत परेशान थी। इसी वजह से उसे ध्यान नहीं रहता है और वो अपने हाथों से वहां रखे हुए इंजेक्शंस को छूने लगती है। तभी कर्नल एलिंगटन वहां पर आकर मैडेलिन के हाथ को पकड़कर उन इक्विपमेंट से हटा देता है। पुराने ज़माने में इंजेक्शंस और बाकी इक्विपमेंट्स को गर्म पानी में उबालकर डिसैनिटाइज करके बार बार इस्तेमाल किया जाता था। यानी कि मैडेलिन के अपने हाथों में ग्लव्स पहने बिना ही उन इक्विपमेंट्स को छूने की वजह से वो गंदे हो गए थे। और दूसरी बात ये कि उन नुकीले इक्विपमेंट्स को अपने बेयर हाथों से छूते हुए मैडेलिन को भी चोट लग सकती थी। कर्नल एलिंगटन मैडेलिन का हाथ पकड़े हुए मैडेलिन से कहता है कि बिना ग्लव्स पहने इक्विपमेंट्स को छूने से साफ मनाही है और ये तो एक बहुत ही आम बात है जो हॉस्पिटल स्टाफ को पता ही होती है। कर्नल एलिंगटन की ये बातें सुनकर मैडेलिन उससे अपना हाथ छुड़ाकर उन इक्विपमेंट्स की तरफ देखती है। तब उसे अपनी गलती रियलाइज होती है, इसलिए वो कर्नल एलिंगटन से अपनी गलती के लिए माफी मांगती है। मैडेलिन की बातें सुनने के बाद कर्नल एलिंगटन मैडेलिन से कहता है कि मिस रोइनफील्ड आप बहुत थकी हुई लग रही हैं, इसलिए आपको आराम करना चाहिए। आपको देखकर साफ साफ पता चल रहा है कि आप ज़रूरत से ज़्यादा काम कर रही हैं, जिसकी वजह से आपकी ऐसी हालत हो गई है। पर कर्नल एलिंगटन की ये बातें सुनकर मैडेलिन उससे कहती है कि वो ठीक है और उसे आराम करने की कोई ज़रूरत नहीं है। ये सब सुनने के बाद कर्नल एलिंगटन मैडेलिन से कहता है कि आप पिछले कुछ दिनों से बहुत अजीब सा बर्ताव कर रही हैं। आप पिछले कुछ दिनों से बहुत गलतियां कर रही हैं और अगर फ्रैंकली कहूँ तो आप अपनी गलतियों की वजह से हम सबका काम और भी बढ़ा रही हैं। शायद मिलिट्री के उस खत से इयान की हालत के बारे में जानने के बाद मैडेलिन को इयान की बहुत फिक्र हो रही थी, इसीलिए वो अपने आप को काम में उलझाकर बिजी रखने की कोशिश कर रही थी। पर बहुत ज्यादा काम करने की वजह से वो बहुत थक गई थी। ऊपर से उसे हर वक्त इयान की फिक्र हो रही थी, जिसकी वजह से वो काम में फोकस नहीं कर पा रही थी और गलतियां कर रही थी। मैडेलिन को भी अपनी की हुई गलतियों के लिए गिल्टी फील हो रहा था, इसलिए वो कर्नल एलिंगटन से फिर से माफी मांगती है और फिर उससे कहती है कि अब से वो और गलतियां नहीं करेगी और अच्छे से अपना काम करेगी। जब से कर्नल एलिंगटन उस रूम में आया है तब से मैडेलिन उसकी तरफ पीठ करके या फिर उससे अपनी नजरें फेर कर उसे अवॉइड करने की कोशिश कर रही थी और कर्नल एलिंगटन भी मैडेलिन की ये बात नोटिस कर लेता है, इसलिए वो थोड़ा गुस्सा भी हो जाता है। कर्नल एलिंगटन मैडेलिन को अपने आप से नजरें फेरे हुए देखकर मैडेलिन को उसकी कलाई से पकड़ लेता है और फिर मैडेलिन से पूछता है कि अगर आप खुद आराम करने नहीं जाएंगी तो फिर क्या मुझे ही आपको आपके कमरे तक ले जाना होगा। कर्नल एलिंगटन को अचानक से अपनी बाजू पकड़े हुए देखकर मैडेलिन बहुत घबरा जाती है और उससे अपनी बाजू छुड़ाने की कोशिश करती है, पर कर्नल एलिंगटन मैडेलिन की कलाई नहीं छोड़ रहा था।
ये देखकर मडालिन गुस्से में कॉर्नेल एलिंगटन से कहती है कि मैंने आपसे कहा कि मैं बिल्कुल ठीक हूँ। तभी एरिक भी उस कमरे में आकर कॉर्नेल एलिंगटन को हेलो डॉक्टर कहकर आवाज डालता है। एरिक की आवाज सुनकर मडालिन और कॉर्नेल एलिंगटन मुड़कर दूसरी तरफ देखते हैं। तभी उन्हें एरिक वहीं पास ही अपनी कमर पर अपना एक हाथ रखकर थोड़ा सा नाराज होकर वहां पर खड़ा हुआ दिखाई देता है। एरिक को वहां देखकर कॉर्नेल एलिंगटन मडालिन की कलाई छोड़ देता है। फिर एरिक थोड़ा सा आगे बढ़कर फॉर्मेलिटी करते हुए कॉर्नेल एलिंगटन की तरफ अपना एक हाथ आगे बढ़ाता है और फिर हल्का सा मुस्कुराते हुए कॉर्नेल एलिंगटन से कहता है, तो क्या आप डॉक्टर कॉर्नेल एलिंगटन हैं? मैंने आपके बारे में बहुत सुना है। एरिक को अपना हाथ आगे बढ़ाए देखकर कॉर्नेल एलिंगटन एरिक से हाथ मिलाकर एरिक को हेलो कहता है और फिर एरिक को अपना इंट्रोडक्शन देते हुए कहता है कि हाँ, मेरा नाम कॉर्नेल एलिंगटन है। यह सुनकर एरिक झूठ मूठ का मुस्कुराते हुए कॉर्नेल एलिंगटन से कहता है कि अगर आपके पास टाइम है तो क्या आप मेरा भी चेकअप कर लेंगे। ऐसा कहकर एरिक सीरियस होकर कॉर्नेल एलिंगटन को थोड़े गुस्से भरी नजरों से देखते हुए उससे कहता है कि मिस रॉइनफील्ड ने मुझे बताया था कि आप बहुत ही टैलेंटेड डॉक्टर हैं। ऐसा कहकर एरिक हेलो कहने के लिए मिलाए कॉर्नेल एलिंगटन के उस हाथ को जोर से मरोड़ता है और फिर कॉर्नेल एलिंगटन से कहता है कि आपको तो पता ही होगा कि मिस रॉइनफील्ड हमारी फैमिली के बहुत क्लोज हैं और हम सब उनकी बहुत परवाह करते हैं, इसीलिए प्लीज आप उनके साथ अच्छे से पेश आइएगा। ऐसा कहने के बाद एरिक कॉर्नेल एलिंगटन के हाथ को छोड़ देता है, पर एरिक के कॉर्नेल एलिंगटन के हाथ को बहुत जोर से पकड़ने की वजह से कॉर्नेल एलिंगटन को अपने उस हाथ में बहुत दर्द हो रहा था, इसीलिए वो दर्द कम करने के लिए अपने उस हाथ को मल रहा था। तभी एरिक फिर से कॉर्नेल एलिंगटन से कहता है कि मिस मडालिन रॉइनफील्ड स्पेशली मेरे भाई इयान नॉटिंघम के बहुत क्लोज है और आपको तो पता ही होगा कि मेरा बड़ा भाई इयान नॉटिंघम नॉटिंघम फैमिली का हेड है। एरिक की चेतावनी सुनकर कॉर्नेल एलिंगटन एरिक से कहता है कि ऐसा लगता है कि आपको कोई गलतफहमी हुई है। मैं सिर्फ मिस रॉइनफील्ड को आराम करने के लिए कह रहा था क्योंकि वो अपनी क्षमता से ज्यादा काम करने की वजह से बहुत थकी हुई लग रही थी और उससे भी बड़ी बात यह है कि किसी के परिवार के साथ उनका कोई कनेक्शन होने से पहले वो मेरी कलीग है, इसीलिए सुपरवाइजर होने के नाते ये मेरी मर्जी है कि मैं अपने साथ काम कर रही नर्सिस को कैसे सुपरवाइज करता हूँ। कॉर्नेल एलिंगटन के जोर से मडालिन की कलाई पकड़ने की वजह से मडालिन की कलाई में भी बहुत दर्द हो रहा था, इसीलिए वो अपनी कलाई पकड़कर मलते हुए घूरकर कॉर्नेल एलिंगटन की तरफ देख रही थी। वहीं कॉर्नेल एलिंगटन की ये बात सुनकर कि उसे मडालिन और नॉटिंघम फैमिली के बीच के रिश्ते से कोई फर्क नहीं पड़ता है और मडालिन का सुपीरियर होने के नाते वो अपने हिसाब से मडालिन के साथ पेश आएगा, ये सब सुनकर एरिक बहुत गुस्सा हो गया था, पर फिर भी वो अपना गुस्सा पीकर झूठ मूठ का मुस्कुराते हुए कॉर्नेल एलिंगटन से कहता है कि शायद आप भूल गए हैं कि नॉटिंघम फैमिली ने इस हॉस्पिटल को खोला है। यहाँ एरिक कॉर्नेल एलिंगटन को ये कहने की कोशिश कर रहा है कि वो कॉर्नेल एलिंगटन के भी बॉस है, इसीलिए कॉर्नेल एलिंगटन को ये बात नहीं भूलनी चाहिए और अपने बॉस से नहीं उलझना चाहिए। पर इससे पहले की बात और आगे बढ़ती मडालिन एरिक को अपने हाथ से इशारा करते हुए चुप रहने के लिए कहती है। ये देखकर एरिक चुप हो जाता है। फिर मडालिन एरिक से कहती है कि एरिक मैं ठीक हूँ। एरिक से ऐसा कहने के बाद मडालिन एरिक के आगे आकर खड़ी हो जाती है और फिर कॉर्नेल एलिंगटन से कहती है कि डॉक्टर एलिंगटन, मैं ये बात मानती हूँ कि काम के वक्त मेरा ध्यान न होने की वजह से मुझसे गलती हुई, लेकिन एक नर्स होने के साथ साथ मैं एक यंग लेडी भी हूँ, इसीलिए प्लीज अगर जरूरत ना हो तो आप बिना किसी कारण मुझे ऐसे ना छुएं। यहाँ पर मडालिन कह रही है कि जब पहली बार कॉर्नेल एलिंगटन ने इंजेक्शन से मडालिन का हाथ हटाने के लिए उसकी कलाई पकड़ी थी तो उसमें मडालिन को कोई परेशानी नहीं थी, क्योंकि उसका मडालिन को गलती करने से रोकने के लिए ऐसा करना जरूरी था। पर दूसरी बार उसे ऐसे ही बिना किसी कारण जबरदस्ती मडालिन की कलाई नहीं पकड़नी चाहिए थी। मडालिन कॉर्नेल एलिंगटन से कहती है कि वो प्लीज अगली बार से इस बात का ध्यान रखे। मडालिन की ये बातें सुनकर कॉर्नेल एलिंगटन कुछ भी नहीं कह पाता है। फिर मडालिन कॉर्नेल एलिंगटन से कहती है कि क्योंकि वो यहाँ रहकर गलतियां करके सिर्फ उनके काम के बीच आकर उनकी परेशानी का कारण बन रही है, इसीलिए वो यहाँ से अपने कमरे में जा रही है। ये सब कहने के बाद मडालिन वहां से जाने ही वाली थी कि तभी इज़ाबेल दौड़कर उस कमरे में आकर मडालिन और एरिक को आवाज डालती है।
इज़ाबेल की आवाज़ सुनकर वो सभी उसकी तरफ देखने लगते हैं। दौड़कर आने की वजह से इज़ाबेल की सांस फूल रही थी, पर फिर भी वो थोड़ा खुश लग रही थी, मानो वो जल्दी से जल्दी मेडेलिन और एरिक को कुछ बताना चाहती थी। इसीलिए मेडेलिन और एरिक के पास पहुंचते ही इज़ाबेल जल्दी से उन्हें बताती है कि उसे अभी अभी मिलिट्री से एक टेलीग्राम मिला है। ऐसा कहने के बाद इज़ाबेल एक सांस लेने के लिए थोड़ा सा रुकती है और फिर मेडेलिन और एरिक को आगे बताती है कि अब इयान की जान खतरे में नहीं है, वो क्रिटिकल कंडीशन से बाहर आ गया है, इसलिए थोड़े और दिन इलाज के लिए वहां रुकने के बाद वो जल्दी ही घर वापस आ जाएगा। इज़ाबेल से ये खबर सुनने के बाद मेडेलिन और एरिक बहुत खुश हो जाते हैं। देखते ही देखते कुछ और दिन बीत जाते हैं। रात का समय था, पर उस दिन मेडेलिन को नींद नहीं आ रही थी, क्योंकि अगले दिन सुबह इयान वापस आने वाला था। इसीलिए मेडेलिन कैंडल की रोशनी किए किचन की तरफ जा रही थी, ताकि वो किचन से पीने के लिए चाय लेकर आ सके। पर जब वो इज़ाबेल के कमरे के पास से गुजर रही थी, तब उसे इज़ाबेल के कमरे से एक आवाज़ सुनाई देती है। इसीलिए मेडेलिन रुककर इज़ाबेल के कमरे की तरफ देखने लगती है। तभी उसे एरिक और इज़ाबेल उस कमरे के अंदर दिखाई देते हैं। इज़ाबेल के कमरे का दरवाज़ा थोड़ा सा खुला था, इसीलिए मेडेलिन को कमरे के अंदर से आने वाली आवाज़ें साफ साफ सुनाई दे रही थी। इज़ाबेल थोड़े गुस्से में लग रही थी और एरिक इज़ाबेल से कह रहा था कि अब उनका भाई इयान वापस आने वाला है, इसीलिए उसके वापस आते ही इज़ाबेल को अपना ये हॉस्पिटल का बिजनेस बंद कर देना चाहिए और उनके इस नॉटिंघम मैनर को फिर से घर में बदल देना चाहिए। इस पर इज़ाबेल एरिक से कहती है कि वो और उनकी माँ पिछले 3 सालों से अकेले इस हॉस्पिटल को चला रही हैं और इयान के आने के बाद भी ये बात नहीं बदलेगी। पर इज़ाबेल की ये बात सुनकर एरिक उससे कहता है कि उनका भाई इयान खुद भी वॉर में घायल हुआ है, इसीलिए घर वापस आने के बाद वो ठीक होने के लिए आराम कैसे कर पाएगा, जब उनके घर में पहले से ही इतने सारे मरीज भरे पड़े हैं। बेशक इज़ाबेल की वजह से एरिक फ्रंट लाइन में लड़ने नहीं गया था, पर उसने भी इन पिछले 3 सालों में बैटलफील्ड में बहुत कुछ देखा था और उसने वॉर में घायल सैनिकों की हालत भी देखी थी। इसीलिए एरिक दुखी होकर इज़ाबेल से कहता है कि जब उनका भाई इयान वापस घर आएगा तो वो नहीं चाहता है कि उसके भाई इयान के खुद इतने दर्द में होने के बावजूद भी उसे आराम करने के समय पूरी पूरी रात दर्द की वजह से कराह रहे दूसरे सैनिकों की भी आवाज़ें सुननी पड़े। एरिक की ये बातें सुनकर इज़ाबेल उससे कहती है कि इसका मतलब ये तो नहीं है कि हम बाकी सभी मरीजों को ऐसे ही अचानक यहाँ से कहीं और भेज दें। इज़ाबेल कुछ और भी कहने वाली थी, पर तभी उस कमरे के दरवाजे के खुलने की आवाज़ होती है। उस आवाज़ को सुनकर एरिक दरवाजे की तरफ देखता है। तभी मेडेलिन दरवाजे से अंदर आते हुए इज़ाबेल और एरिक से उनकी बातें सुनने के लिए माफ़ी मांगती है और फिर उन्हें बताती है कि वो जानबूझकर उनकी बातें नहीं सुन रही थी, पर क्योंकि उसे नींद नहीं आ रही थी इसलिए वहां से गुजरते हुए उसे उनकी बातें सुनाई दे गई। ये सब सुनकर इज़ाबेल मेडेलिन से कहती है कि उन दोनों को भी नींद नहीं आ रही थी, इसीलिए वो जागकर कुछ बातें कर रहे थे। ऐसे कहकर इज़ाबेल मेडेलिन को कमरे के अंदर आने के लिए कहती है। फिर इज़ाबेल मेडेलिन से एरिक की शिकायत करते हुए कहती है कि एरिक कह रहा है कि अब हमें ये हॉस्पिटल बंद कर देना चाहिए। ऐसा कहकर इज़ाबेल मेडेलिन से पूछती है कि तुम एरिक के हॉस्पिटल बंद करने के इस सजेशन के बारे में क्या सोचती हो। इज़ाबेल के मेडेलिन से अपनी चुगली करने की वजह से एरिक बहुत ऑकवर्ड फील कर रहा था, पर फिर वो एक लंबी सांस लेकर मेडेलिन से कहता है कि मेरे कहने का ये मतलब नहीं था कि हमें अभी के अभी ये हॉस्पिटल बंद कर देना चाहिए। एरिक की बातें सुनकर मेडेलिन को भी पता चल गया था कि एरिक अपने भाई इयान के बारे में सोचकर ही हॉस्पिटल बंद करने के बारे में कह रहा है, और क्योंकि मेडेलिन भी एरिक की ही तरह इयान की हालत को लेकर चिंतित थी, इसीलिए मेडेलिन थोड़ा हिचकिचाते हुए इज़ाबेल से कहती है कि वो भी काफी हद तक एरिक की हॉस्पिटल बंद करने की बात को लेकर सहमत है। मेडेलिन पहले ही अपनी पिछली जिंदगी में इयान के वॉर के ट्रॉमा को अपनी आंखों से देख चुकी थी और उनकी पिछली जिंदगी में वॉर रिलेटेड कुछ मूवी सीन्स ही इयान के वॉर के ट्रॉमा को ट्रिगर करने के लिए काफी थे। इसीलिए मेडेलिन को डर था कि कहीं इन सब जख्मी सैनिकों के साथ दिन रात एक ही छत के नीचे रहते हुए कहीं इयान की मेंटल कंडीशन पर बुरा असर ना पड़े, और इसी वजह से मेडेलिन इज़ाबेल से कहती है कि हो सकता है कि लॉर्ड इयान नॉटिंघम के वापस आने पर वो भी बहुत से दूसरे सैनिकों की तरह ही वॉर के ट्रॉमा से पीड़ित हो।
और अगर ऐसा होता है तो एरिक के हॉस्पिटल बंद करने की सलाह मुझे काफी हद तक ठीक भी लगती है। ऐसा कहने के बाद मैडेलिन इज़ाबेल की तरफ देखते हुए उससे कहती है कि लेकिन मुझे ऐसा भी लगता है कि अभी इस वक्त इस हॉस्पिटल में जितने भी मरीज हैं, हमें उन सब का इलाज पूरा होने तक हॉस्पिटल बंद नहीं करना चाहिए, क्योंकि अगर हम उन मरीजों का आधा अधूरा इलाज करके हॉस्पिटल बंद कर देते हैं तो ऐसा करना उन मरीजों के साथ ज्यादती करने जैसा होगा। और वैसे भी अब वॉर खत्म होने वाली है, इसीलिए अब यहाँ पर और जख्मी सैनिक कम ही आएंगे। इसीलिए बचे हुए मरीजों का इलाज पूरा होने तक हमें इस हॉस्पिटल को चलाते रहना चाहिए। मैडेलिन की ये बातें सुनकर इज़ाबेल मुस्कुराने लगती है। वहीं एरिक हैरानी से मैडेलिन की तरफ देख रहा था। तभी मैडेलिन फिर से कहती है कि आखिरकार इस हॉस्पिटल के वो सभी मरीज भी अपनी इस हालत में यहाँ आने से पहले लॉर्ड इयान नॉटिंघम की तरह ही एक सैनिक थे। मैडेलिन की ये बातें सुनकर एरिक को भी समझ आ जाता है कि वो सब सैनिक भी इयान की ही तरह बहुत बुरे हालातों से गुजरकर यहाँ आए हैं, इसीलिए उन सबको उनके जैसे ही एक इंसान की खातिर बीच रास्ते में छोड़ देना किसी भी हिसाब से सही नहीं होगा। फिर मैडेलिन मुस्कुराते हुए एरिक से कहती है कि क्या उन सभी मरीजों को बिल्कुल सही सलामत उनके परिवार के पास भेजना हमारी जिम्मेदारी नहीं बनती है। मैडेलिन की बातें सुनकर एरिक थोड़ी शर्मिंदगी महसूस करता है, क्योंकि वो खुद भी एक सैनिक था और वो मैडेलिन और इज़ाबेल से भी ज्यादा अच्छे तरीके से जानता था कि वॉर के समय उन सैनिकों ने क्या क्या झेला होगा। इसीलिए वो अपनी शर्मिंदगी छुपाने के लिए ऐसे ही झूठ मूठ का अपना गला ठीक करने के लिए खरासते हुए मैडेलिन से कहता है कि शायद आप ठीक कह रही हैं। एरिक की ये बातें सुनकर इज़ाबेल एक लंबी सांस लेती है और फिर एरिक की तरफ देखते हुए उससे कहती है कि तो तुम अब मैडेलिन की बात मानोगे, अपनी खुद की बहन की नहीं। इज़ाबेल की ये बात सुनकर एरिक बात टालते हुए इज़ाबेल से कहता है कि वैसे भी हमें कल फिर से इयान के वापस आने के बाद उससे ये सारी बातें डिस्कस करनी होगी। ये सुनकर इज़ाबेल एरिक से कहती है कि मुझे पता है कि अगर हमारे भाई इयान ने भी तुमसे यही बात कही होती तो तब भी तुम कोई ना कोई बहाना करके उसकी बात माने बिना ही वहां से बचकर निकल जाते। इज़ाबेल की ये बातें सुनकर मैडेलिन जोर जोर से हंसने लगती है। फिर मैडेलिन उन दोनों से कहती है कि मैं इस बात से बहुत खुश हूँ कि लॉर्ड इयान नॉटिंघम कल वापस लौट आएंगे। ये सुनकर एरिक कुछ सोचकर मैडेलिन से कहता है कि उसने सही कहा, लेकिन कुछ समय तक इयान बहुत दर्द में होगा, इसीलिए उसके वापस आने पर जितनी हो सके मुझे उसकी मदद करने की कोशिश करनी होगी। पर एरिक की ये बात सुनकर इज़ाबेल एरिक का मजाक उड़ाते हुए कहती है कि मदद का तो पता नहीं, पर तुम इयान के आसपास मंडराकर उसे परेशान जरूर कर दोगे। ये सब कहकर इज़ाबेल थोड़ा उदास होकर मैडेलिन और एरिक से कहती है कि मुझे लगता है कि मुझे इयान की थोड़ी सी याद आ रही है। इज़ाबेल की बातें सुनकर मैडेलिन और एरिक मुस्कुराने लगते हैं, क्योंकि उन्हें पता था कि इज़ाबेल एक नारियल की तरह सख्त होने का दिखावा करती है, पर अंदर से वो बहुत ही मुलायम दिल की इंसान है। इसीलिए भले ही वो ये बात जताती नहीं है, पर असलियत में उसे अपने परिवार की बहुत परवाह है। अगले दिन सुबह मैडेलिन जल्दी उठकर अपनी नर्स की यूनिफॉर्म पहनती है और फिर अपने बालों को बनाते हुए काफी देर तक अपने आप को शीशे में निहारती रहती है। तभी उस घर का बटलर मैडेलिन के कमरे का दरवाजा खटखटाता है। ये देखकर मैडेलिन मुड़कर पीछे की तरफ देखती है। फिर बटलर मैडेलिन के कमरे का दरवाजा थोड़ा सा खोलकर कमरे के बाहर से ही मैडेलिन को बताता है कि लॉर्ड इयान यहाँ आने ही वाले हैं। दरअसल एरिक के आने के बाद नॉटिंघम फैमिली ने घर के और नौकरों को भी नॉटिंघम मैनर में वापस बुला लिया था। बटलर से इयान के आने की खबर सुनकर मैडेलिन अपनी कुर्सी से खड़े होते हुए बटलर से कहती है कि अगर ऐसी बात है तब तो हमें उससे मिलने के लिए जल्दी से चलना चाहिए। मैडेलिन की ये बात सुनकर बटलर थोड़ा हिचकिचाते हुए कुछ कहने की कोशिश करता है, पर वो कुछ भी साफ साफ नहीं बोल पाता है। बटलर को इस तरह से बिहेव करते हुए देखकर मैडेलिन समझ जाती है कि बटलर क्या कहना चाहता है। इसीलिए मैडेलिन बटलर से कहती है कि सेबेस्टियन, मैं भी आपकी जितनी ही घबराई हुई हूँ, लेकिन फिर भी हमें इयान से मिलने चलना चाहिए। और मुझे पता है कि इस वक्त इयान ये सोचकर कि हम सब उसे देखकर कैसे रिएक्ट करेंगे, ये सोच कर इयान हम सब से भी ज्यादा घबराया हुआ होगा।
इसीलिए हम सबको उससे मिलने चलना चाहिए और इयान के घर वापस आने पर उसका वेलकम करना चाहिए, ताकि उसे पता चले कि हम उसके वापस आने का इंतज़ार कर रहे थे और हम सब उसके घर वापस आने की वजह से बहुत खुश हैं। मेडेलिन की बात मानकर बटलर घर के सभी नौकरों और मेडेलिन के साथ इयान का वेलकम करने के लिए नॉटिंघम मैनर से बाहर आ जाता है। वहीं इयान का परिवार भी इयान का वेलकम करने के लिए नॉटिंघम मैनर के बाहर खड़े बेसब्री से इयान के आने का इंतजार कर रहा था। तभी गेटकीपर इयान की गाड़ी के लिए नॉटिंघम मैनर का गेट खोलता है। इयान की गाड़ी को गेट के अंदर आते हुए देखकर इयान के परिवार वाले और भी नर्वस हो जाते हैं। वहीं मेडेलिन भी एक बार फिर से इयान को वैसी हालत में देखने के लिए अपनी हिम्मत जुटाने की कोशिश कर रही थी। तभी इयान की गाड़ी उनके थोड़ा पास पहुंचती है। ये देखकर गाड़ी के पास खड़े घर के सभी नौकर इयान को ग्रीट करके उसका वेलकम करते हैं। फिर इयान गाड़ी का दरवाज़ा खोलकर लंगड़ाते हुए बैसाखी के सहारे गाड़ी से बाहर निकलता है। इयान को अपने सामने वैसी हालत में खड़े देखकर सभी लोग बहुत हैरान हो जाते हैं। अपने परिवार को वहां खड़े हुए देखकर इयान बैसाखी के सहारे उनके पास जाने लगता है, पर जैसे ही वो एक कदम आगे बढ़ाता ही है कि तभी वो लड़खड़ाने लगता है। इयान को लड़खड़ाते देखकर एरिक ये सोचकर बहुत घबरा जाता है कि कहीं इयान नीचे ना गिर जाए। इसीलिए वो घबराहट में इयान को उसका नाम लेकर पुकारते हुए उसकी मदद करने आगे की तरफ जाने लगता है। पर तभी इज़ाबेल एरिक को आगे जाने से रोक देती है और फिर रोते हुए एरिक से कहती है कि इयान को अपने आप संभलने के लिए 1 सेकंड दो। इज़ाबेल इयान को बहुत अच्छे से जानती थी, इसीलिए उसे पता था कि इयान भी बिल्कुल उसी की तरह है और वो कभी भी किसी और को अपनी लाचारी नहीं दिखाना चाहेगा। वहीं इयान अपने कंपकपाते हुए हाथों से अपनी बैसाखी को मजबूती से पकड़ता है और फिर अपने आप को संभालते हुए खड़ा होकर अपने परिवार की तरफ देखने लगता है। पर इयान के शरीर में अभी इतनी ताकत नहीं थी और उसकी चोटें भी अभी पूरी तरह से ठीक नहीं हुई थी। इसीलिए इयान ने अपने आप को संभालने के लिए अपने दोनों हाथों में बैसाखियां ली थी। वॉर में हुए उस अटैक की वजह से इयान का चेहरा एक साइड से काफी जल गया था और शायद उसकी एक टांग भी उस अटैक में बहुत ज्यादा जख्मी हो गई थी, जिस कारण अब उसे शायद अपनी पिछली जिंदगी की ही तरह एक बैसाखी के सहारे की जरूरत थी। इयान की हालत देखकर इयान की माँ बहुत दुखी हो जाती है और रुमाल से अपना चेहरा छुपाकर रोने लगती है। इज़ाबेल अपनी माँ को संभालने की कोशिश कर रही थी। तभी इयान भी अपनी माँ के पास आ जाता है और फिर उन्हें माँ कहकर पुकारता है। इयान की आवाज़ सुनकर उसकी माँ उसके पास जाकर अपने दोनों हाथों से इयान के चेहरे को पकड़कर अपने बेटे को लाड करते हुए इयान को उनके पास वापस लौट आने के लिए थैंक यू कहती है और फिर इयान को गले लगा लेती है। अपनी माँ से गले मिलने पर इयान को बहुत सुकून मिलता है। वहीं इयान को देखकर घर के सभी नौकर और मेडेलिन भी इमोशनल होकर रोने लगे थे। तभी अचानक से मेडेलिन अपनी नजरें उठाकर सामने की तरफ देखती है। इयान अपने परिवार से मिलने के बाद मेडेलिन के सामने खड़े हुए उसे देख रहा था। इयान को अपने सामने देखकर मेडेलिन थोड़ा खुश हो जाती है। तभी इयान आगे चलकर मेडेलिन की तरफ बढ़ने लगता है। इयान को अपनी तरफ आते हुए देखकर मेडेलिन सोचती है कि इयान अब उससे मिलने आ रहा है, इसीलिए वो खुश होकर अपने मन में कहती है कि हाँ प्लीज़ अब मेरे पास आ जाओ, मैं कब से तुम्हारा इंतज़ार कर रही थी और आखिरकार अब तो मुझे तुम्हें लेकर अपनी फीलिंग्स भी समझ आ गई है। जैसे ही इयान लंगड़ाते हुए मेडेलिन के पास पहुंचता है तो मेडेलिन अपना एक हाथ आगे बढ़ाकर इयान से बात करने लगती है, पर तभी अचानक से इयान मेडेलिन की बात सुने बिना ही उसके पास से गुजर जाता है। ये देखकर मेडेलिन बहुत हैरान हो जाती है। वैसे इयान बहुत चालाक है, उसका मेडेलिन को देखने का मन था, इसीलिए जब उसने मेडेलिन को देख लिया है तो वो मेडेलिन की बात सुने बिना ही उसे इग्नोर करके वहां से जा रहा है ना? ओके, मजाक कर रही थी। हम सबको पता है कि इयान ने वॉर से वापस लौटने के बाद के लिए क्या क्या सपने देखे थे, कि वो मेडेलिन को बेवकूफ़ कहेगा और एक बार फिर से मेडेलिन को अपने साथ शादी करने के लिए प्रपोज करेगा।
पर अब जब उसकी पिछली जिंदगी की तरह एक बार फिर से उसका आधा चेहरा जल गया है और वो काफी हद तक अपाहिज हो गया है, तो शायद वो फिर से यही सोचने लगा है कि वो मेडेलिन के काबिल नहीं है, क्योंकि उनकी पिछली जिंदगी में भी इयान उनकी शादी के दिन से ही यही सोचता आया था और इस बार भी शायद यही बात है। इयान भी मेडेलिन को इग्नोर करके बहुत उदास था, पर वो फिर भी पीछे मुड़कर नहीं देखता है। वहीं इयान के उसे इग्नोर करने की वजह से मेडेलिन बहुत हैरान थी, पर फिर भी वो पीछे मुड़कर इयान की तरफ देखती है। इयान को वहां से ऐसे जाते हुए देखकर मेडेलिन दौड़कर इयान के पीछे जाती है और फिर इयान को उसकी बाजू से पकड़कर वहां से ऐसे उसे इग्नोर करके जाने से रोक देती है। अचानक से मेडेलिन को अपनी बाजू पकड़े हुए देखकर इयान मेडेलिन की तरफ देखता है। मेडेलिन इयान की बाजू पकड़कर उसे रोकने के बाद अपना सिर झुकाए इयान के पास खड़ी थी। ये देखकर इयान मेडेलिन की तरफ देखने लगता है, पर अब तक मेडेलिन रोने लगी थी और मेडेलिन को दुखी होकर रोते हुए देखकर इयान भी बहुत दुखी हो जाता है। इसीलिए इयान मेडेलिन से अपनी नजरें फेर लेता है, पर मेडेलिन रोते हुए इयान की तरफ देखते हुए उससे कहती है कि वो कब से इयान के आने का इंतजार कर रही थी। इयान से ऐसा कहकर मेडेलिन अपने मन में इयान से कहती है कि तुम्हारा अपने घर में स्वागत है इयान। पर इयान फिर से मेडेलिन से अपनी नजरें चुराकर वहां से जाने लगता है। ये देखकर मेडेलिन अपने मन में कहती है कि इयान तुम मेरा अपराध बोध यानी कि गिल्ट हो, क्योंकि मैं जानती थी कि वॉर में तुम्हारे साथ क्या होगा, पर फिर भी मैं तुम्हें वॉर में जाने से नहीं रोक पाई और तुम मेरा रिग्रेट यानी कि पछतावा भी हो, क्योंकि हमारी पिछली जिंदगी में मैंने तुम्हें लेकर कई गलत फैसले लिए थे, जिसकी वजह से सिर्फ तुम्हारा दर्द बढ़ा और हम दोनों की जिंदगियां बर्बाद हो गई। और अब चैप्टर 29 के साथ फर्स्ट सीजन यहीं पर खत्म हो जाता है। तो मेडेलिन और इयान की इस जिंदगी में आगे क्या होता है और वो डॉक्टर कॉर्नेल एलिंगटन इस बार उनकी जिंदगी में क्या रोल निभाता है, ये सब जानने के लिए मिलते हैं सीजन 2 में। और हाँ प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।